वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करेंगे यूरोपियन एडवेंट्स के बारे में। इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग बैकग्राउंड को समझेंगे, क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ जो यूरोपियंस लोग हमारे देश में आना शुरू कर दिए सी रूट के माध्यम से। ऐसा क्या हो गया इतिहास में कि यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रेड करने के लिए समुद्री रास्ता को चुनना पड़ा। तो पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं पूरी तरह जो है बैकग्राउंड को फोकस किया हूँ। इस वीडियो का जो सोर्स है, अगर सोर्स की बात किया जाए, इसको कहाँ से मैंने ये सारे चीज़ लिया है, तो ये बिपिन चंद्रा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उनमें से बहुत सारे पार्ट्स लिया है, जो कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। अदरवाइज़ इसमें आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में जो है बैकग्राउंड को पढ़ने वाले हम लोग, क्यों, इसका रीज़न क्या था और क्या क्या इवेंट्स हुआ था मेजर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे पोर्तुगीज़। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पोर्तुगीज़ कैसे आया और सी रूट कैसे फाइन किया गया इंडिया तक का, और उसके बाद डच, इंग्लिश, डेनिश ये सारे लोग आने लगे। इसका मेन रीज़न क्या था, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। ये देखिए हमारा भारत, ये जो है हमारा इंडिया है, और ये इंडिया है हमारा। तो यहाँ से अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए, एंशियंट सिल्क रूट हुआ करता था, जिससे ये लैंड से ये ट्रेड किया था, जहाँ रेड कलर से देख ही रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता था, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान होते हुए, इराक होते हुए, सीरिया होते हुए, तुर्की होते हुए, इटाली तक, मतलब सारे यूरोपियन कंट्रीज तक ट्रेड, ये रिलेशन हुआ करता था। ठीक है। और अगर आप देखें कंप्लीटली, अगर इसका ट्रेड रूट्स देखें, तो ये क्या था, ये जो देख रहे हैं ये सारे ये लैंड रूट्स हैं, और ये देख रहे हैं ब्लू कलर्स का, ये सी रूट्स फॉलो किया जाता था पुराने समय में। ये पर्शिया, ये चाइना के साथ, ये इंडिया के साथ, और ये पर्शिया के साथ, और अरेबियन कंट्रीज से, एंड फाइनली यूरोपियन कंट्रीज तक, ये मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया। देखिए यहाँ पे लैंड रूट आने पर भी, यहाँ तक अगर लैंड रूट से आ भी जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद ये अल्टीमेटली ये मेडिटेरेनियन सी में इन्हें शिप्स का यूज़ करना पड़ता था। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा इवेंट हुआ जिससे ये पूरा इतिहास, वर्ल्ड का हिस्ट्री में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इंडियन हिस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका बैकग्राउंड मेजर कारण क्या है। 23 जून 1453, डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल का डाउनफॉल होता है, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है, जो कि आज का जो प्रेजेंट डे है वो इस्तांबुल है, ठीक है, जो टर्की में है। तो वो मैप में मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो होता क्या है कि मेहमद टू, जो कि ऑटोमन एम्पायर के एक रूलर होते हैं, और वो डिफीट कर देता है कॉन्स्टेंटिन 11 को, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर का रूलर होता है। तो मेहमद टू जो है, ये जो ऑटोमन एम्पायर है, बेसिकली ये मुस्लिम रिलीजियन को फॉलो करते हैं, एंड ये बाइजेंटीन एम्पायर जो है, जो कि कॉन्स्टेंटिन 11 जो है, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। ये क्यों आता है, जियोपॉलिटिकल एक बोल सकते हैं ये रीज़न है, इसके वजह से ही होता है। इससे होता क्या है, मीडिएटर हो जाता है लैंड रूट में। जो जो मेडिटेरियन रूट है उसमें ये मीडिएटर बन जाते हैं बीच में। तो उनका ट्रेड में ये बहुत हेवली टैक्स पे करना होता था, जो उनको भी ट्रेड करना होता था। और दूसरा बात है कि उनका जो गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था, इंडियन गुड्स का, और ये एशियन सब कंटिनेंट्स का जो गुड्स था वो बहुत ही अच्छा माना जाता था, और ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड था, जैसे कि कॉटन, सिल्क, गोल्ड, स्पाइसेस, इन सारे चीज़ों को। और उस समय थोड़ा डेवलपमेंट भी होता है शिप बिल्डिंग में, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होता है, ग्लोबलाइजेशन भी होता है। तो ये सारे बैकग्राउंड है, ये कारण है। तो सबसे मेजर कारण जो होता है, वो सबसे बड़ा इवेंट होता है 1453, जो कि डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो यहाँ देखिए मैप में, अगर ये देखें तो ये देखिए एशिया, ये पूरा ये जो एरिया है ये एशिया है, और ये देखिए जो एरिया है ये टर्की। ये
यहाँ पे खास करके ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है इस्तांबुल, यहाँ पे प्रेजेंट डे में ये इस्तांबुल जो है तुर्की के कैपिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला रूट पे इन लोग कैप्चर ऑटोमन एम्पायर्स कैप्चर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या, मेडिटेरेनियन सी का जो ट्रेड है ये कंट्रोल करेंगे। इसके ऊपर देखिए ब्लैक सी है। इसको अगर मैं और भी जूम करके अगर दिखाऊं आप लोगों को, तो ये देखिए इस्तांबुल का आज प्रेजेंट डे में ये कितना खूबसूरत सा जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये बहुत ही हाईली सिक्योर्ड फोर्टिफाइड एरिया था, बट इस फोर्ट को भी ब्रेक कर देते हैं। तो देखते हैं इसको और जूम करके मैप में। इस्तांबुल का प्रेजेंट लोकेशन देखिए यहाँ पे है, ये तुर्की है, ठीक है, और ये है इस्तांबुल। और यहाँ पे ही अगर देखेंगे तो क्या है कि ऊपर में नॉर्थ में ये है ब्लैक सी, ये वाला पूरा एरिया जो है ब्लैक सी। और यहाँ देखिए मेडिटेरेनियन सी, जो कि अगर मैप में देख रहे थे, यहाँ पे अगर जूम करके देखेंगे ये एरिया जो, तो यहाँ से एक ज्योग्राफी का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी बनता है कि एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये जो ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, तो ये वाला एरिया जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट कहा जाता है। तो सवाल ये पूछा जाता है कि ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट का नाम क्या है, तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट होगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन लोग कैप्चर कर लेता है। और पहले ये सब एरिया जो होता है, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास जितना भी एरियाज होता है, ये पहले रोमन एम्पायर्स मीन्स बाइजेंटीन एम्पायर्स के अंडर में होता है। उसके बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का, ये सारे जो एरियाज जितना भी आप लोग ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं, ये सारे ही पहले क्या होता है, बाइजेंटीन एम्पायर के अंडर में होता है। और 1453 में यहाँ जो कैप्चर कर लेते हैं, तो ये देखिए पूरा एरिया जो है ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये अब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आ जाता है ये सारे। तो ये ऑब्वियसली ये लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ का जो ट्रेड रूट, जो लैंड से यहाँ पे आते थे, फिर यहाँ से उतर के फिर ये पानी वाला रूट पे जाते थे, तो ये पूरी तरह ये एरिया कंट्रोल अब आ गया है कहाँ, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। तो अब बात है कि ये लोग यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब यहाँ से जो ट्रेड चलता था इन लोगों का, इस तरह से इस रूट से अब मुस्लिम लोग कंट्रोल आ गया है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो ये लोग भी क्या करता है, अगर ट्रेड करना हो, इधर से अगर गुजरना हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेविली टैक्स लेते थे। और इस वजह से क्या हुआ कि उनको बहुत घाटा होता था ट्रेडर्स को। तो ये लोग अब चाहते थे कि अब इसका कोई अलग रूट निकाला जाए, है ना। इसका अलग रूट निकालने के लिए अब ये कोशिश शुरू हो जाता है। तो आइए मैप में देखते हैं क्या होता है। यूरोपियंस लोग यहाँ से तो अब ट्रेड करना बंद हो गया है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल का कैप्चर हो गया है। तो अब इन लोग खोजना शुरू करेंगे कोई ये सी रूट्स के माध्यम से कोई ऐसे मतलब इंडिया तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ के एशियन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो इस बीच क्या होता है कि सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो भी है ट्रेडर्स, ये लोग इस रूट को ढूंढने में लग जाते हैं। और 1492 में सारे जो है, कोई इस तरह से चला जाता है, कोई इस तरह से चला जाता है, कोई इस तरह से जाने की कोशिश करता है, कोई यहाँ तक आते हैं, ठीक है। इस तरह से सब रूट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है 1492 में स्पेन से एक व्यक्ति जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, वो निकलते हैं। और इंडिया की खोज में निकलने के बाद वो सीधा निकल जाते हैं। उनको लगता है कि सीधा निकल जाएंगे और सीधा निकलेंगे तो ये कहीं ना कहीं अर्थ गोल है, ये घूम के इधर ही आ जाएंगे, एशिया की तरफ आ जाएंगे, ये सोचकर वो निकलते हैं। एंड बाय मिस्टेक वो अमेरिका की खोज कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उनका रूट्स दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस का। वो सीधा निकलते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में, ये सारे रूट्स को वो इसी रूट में आकर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में पहुंच जाते हैं। और इस तरह से उनका ये जो अमेरिका की खोज पे जो है क्रिस्टोफर कोलंबस को दिया जाता है इसका श्रेय। तो इस तरह से ये सवाल में भी आता है एग्ज़ाम में कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किया था, ठीक है। और फिर क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम इवेंट्स देखें उस समय, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका बहुत सारा कारण है। इनको ढूंढते वक्त क्या होता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये घुसने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले
इससे पहले जो होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में नहीं एंटर करते, अब अफ्रीकन कंट्रीज़ में एंटर करने लगते हैं। अब वहाँ से क्या होता है बेसिकली, अब वहाँ भी एक तरह का नया ट्रेड शुरू हो जाता है, वो है कि स्लेव ट्रेड्स करते थे वो लोग। अफ्रीकन पीपल्स को स्लेव के हिसाब से खरीदते थे और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ये बेच दिया करते थे। फिर उनको एक्सचेंज कर कर फिर ये वापस अपने देश में दूसरे गुड्स को ख़रीदा करते थे, बेचा करते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या ट्रेड था। देखिए स्लेवरी होता था, उनको अफ्रीकन स्लेव्स को खरीद कर, देखिए ये कैसे लेके जाया जा रहा है। उनको खरीद कर ये अफ्रीका से खरीदते थे और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में बेच दिया करते थे। यहाँ से देखिए ये लोग यहाँ से अपने देश का सामान, जो बना हुआ सामान होता था, वो यहाँ आते थे, अफ्रीका में बेचते थे। उसके बदले में स्लेव्स को खरीद कर यहाँ बेचते थे। ठीक है। वो यहाँ से अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में बेचते थे और यहाँ से फिर ये वापस अपने देश में इसके बदले में जो भी प्रोड्यूसेस होता था उनको, जैसे कि स्पेशली ये सेलेब्रिटीज़ जो होता था, इनको माइंस में काम कराते थे, प्लांटेशन में काम कराते थे। इनको बेच कर यहाँ पे अफ्रीका में, अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका में बेचने के बाद उनको फिर वापस अपने देश में, जैसे कि कॉटन्स होता है स्पेशली, हाँ, उनको जैसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, कॉटन्स के लिए हो और माइनिंग के लिए हो। इस तरह से एक बहुत बड़ा ट्रायंगुलर ट्रेड चलता था इन लोगों को। यहाँ से आते थे, अफ्रीका में ख़रीदते थे और अफ्रीका से स्लेब्स को बेचकर फिर वापस यहाँ से जो प्रोड्यूसेस बनता था, यहाँ से मान लीजिए कॉटन्स हो, माइनिंग से गोल्ड्स हो या डायमंड्स हो, वहाँ से मिलके ये अपने देश में जाके बेचते थे। ठीक है। ये तो इस बीच ये सारे इवेंट्स हुआ करता था। फिर क्या होता है, एक 1498 में, 1498 में वास्को दा गामा, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है। वास्को दा गामा 1498 में पोर्तुगल से निकलते हैं और ये एक सी रूट डिस्कवर करते हैं इंडिया तक के लिए। तो इनका सी रूट देखिए कहाँ से, ये रहा पोर्तुगल, लिस्बन का कैपिटल है। तो यहाँ से निकल के ये केप वर्दे आइलैंड जो है, ये वाला केप वर्दे आइलैंड में यहाँ से फिर ये केप ऑफ गुड होप यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। केप ऑफ गुड होप तक जाने के बाद यहाँ से फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ फाइनली यहाँ आते हैं। तो केप ऑफ गुड होप के बाद यहाँ से ट्रैवल करने के बाद वास्को द गामा एक गुजराती ट्रेडर से मिलते हैं यहाँ पे, और गुजराती ट्रेडर जिसका नाम होता है अब्दुल माजिद, वो लेके जाते हैं उनको कैलीकट में। ठीक है। और तब का इंडिया का सिचुएशन अगर देखा जाए, इंडियन सिचुएशन क्या है, इंडिया का क्या हालत है, तब देखा जाए तो इस समय जो नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब लोधी डिनेस्टीज चल रहा है ये नॉर्दर्न इंडिया में, और साउथ में क्या है, विजयनगर एम्पायर, और जिसमें एक कैलीकट स्टेट है। तो उस समय कैलीकट में जैमुरिन एक हिंदू रूलर हुआ करते हैं, हुआ करता था। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वास्को द गामा को बहुत सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनको स्वागत किया जाता है। और ये पहुँचते कब है, 17 में 1498, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जैमुरिन इन्हें वेलकम करते हैं, जो कि कैलीकट का किंग होता है, और उनके साथ उनको बहुत सारे सामान, ये सारे जब वापस अपने देश में चले जाते हैं लेके खरीद कर, और इस तरह से क्या होता है, वो अपने देश वापस चले जाते हैं सामान को लेकर, 4 अपने जहाज़ों भर कर यहाँ के गोल्ड, स्पाइसेस, यहाँ के मसाले वगैरह सारे लेके जाते हैं, ब्लैक पेपर्स वगैरह ये सारे लेके अपने देश में ले जाते हैं, और उनको 60 गुना ज़्यादा दाम में बेचता है। और कहा जाता है कि वो तो एकदम मालामाल हो जाते हैं, ऐसा इतना प्रॉफिटेबल अर्निंग होता है और बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। फिर उसके बाद वो फिर 1500 सेंचुरी में आते हैं, और उसके बाद इस बार वो क्या करते हैं कि इस बार एज अ ट्रेडर उनका इरादा बहुत नेगेटिव होता है। इस बार वो कोशिश करते हैं कि इस बार ट्रेड सेटअप करें इंडिया में, और उनको रूल करने के, अल्टीमेटली उनको कंट्रोल करने की इरादे से वापस फिर से आते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये सारे कारण था यूरोपियन एडवेंट्स का, इसकी वजह से ये सारे कुछ शुरू हुआ इस तरह से। और ये देखकर यूरोपियन कंट्रीज़ में और ज़्यादा लालच बढ़ जाता है, और उनका एक टारगेट होता है कि नहीं, इंडिया का रूट जो है वो भी यूज़ करें, और इस तरह से
आने की शुरू हो जाते हैं बाकी कंट्रीज़ का। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि पहला जो कंट्री है पोर्तुगीज़ था, पहला यूरोपियन कंट्री जो भारत आया, और वो ही लास्ट है जो 1961 में फिर छोड़ते हैं। इसके अलावा इसके बाद डच आते हैं, इंग्लिश, डैनिश, फिर फ्रेंच, ये सारे आते हैं, लेकिन सबसे पहला अगर बोले तो पोर्तुगीज़ आते हैं। सबसे लास्ट में अगर पूछा जाए तो सबसे लास्ट में भी 1961 में ये लीव करते हैं। तो ये था आज का वीडियोस। एंड अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा है, थोड़ा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपलोड करूं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत मदद मिल सके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कैसे पोर्तुगीज़ रूल करना शुरू करते हैं, कौन कौन इसके जो भी गवर्नर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।